हाँ जी, आप बताओ। हाँ? क्या नहीं नहीं, मूवी एडिटिंग नहीं, ओबीएस है ना, उसमें ऐसे ही दिखता है। हाँ चलिए, सो हमें एसिड बेस करना भी है ना, एसिड बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब कोई बातें नहीं करेगा भाई। ऑर्गेनिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। साहिल आ जाओ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेक्निक जो पता होती है, जो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। की कभी भी कोई एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओ, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या हो गया, जगह नहीं मिल रही क्या तुमको? उधर है पीछे, जगह नहीं है क्या भाई? क्या जगह नहीं दे रहे तुम? क्या है? कांच टूटा हुआ है, ऐसा ऐसा। ओके, सो रुको, तुमको जगह दिलाता हूँ मैं। इधर बैठो ना, यहाँ ये चारों बैठी है ना, इनमें से एक जगह बैठो। हाँ, यहाँ बैठो, इधर एडजस्ट हो जाओ, है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा और एडजस्ट हो सकते हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा और। बेचारों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गिर जाए वो। हाँ अभी ठीक, हाँ अभी ठीक। सो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखना है अगर किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का, तो मान लेते हैं कि एसिड है HA, है ना, और HA एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H प्लस प्लस A माइनस एक्वस, राइट। अब पूरी कहानी जो है वो A माइनस पे टिकी हुई है कि A माइनस की स्टेबिलिटी अगर हम लोग पता कर ले तो किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अपन पता कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है ना, एकदम आपको मैंने नोट शेयर कर रखा है, तो थ्योरी कहानी वहां से देख लेना बढ़िया से। अभी बिल्कुल एप्लीकेशन वाइज देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए टू एक्चुअली कैलकुलेट और कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, ठीक है। तो अगर एसिड में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है कि कहीं भी हाइड्रोजन लगा है तो उस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा या कितना कम स्टेबलाइज हो रहा है, ये देखना है। तो इसकी क्या क्या कैटेगरी हो सकती है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके दो केसेस बन सकते हैं, और ये चार्ट हमेशा आपको फॉलो करना है, इसी से सारे एसिडिक स्ट्रेंथ आएंगे। कोई एक्स्ट्रा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दो पॉइंट्स हैं, नेगेटिव चार्ज हर केस में या तो सेम एटम पे होगा, जैसे सब में ही ऑक्सीजन पे माइनस है, या सब में कार्बन पे माइनस है, या फिर कुछ अलग होगा कि सर किसी में कार्बन पे है किसी में ऑक्सीजन पे है। तो अगर सिनेरियो नंबर 1 है कि इफ नेगेटिव ऑन सेम एटम, ठीक है, कि सारे जितने भी एसिड आपको कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं उनमें नेगेटिव चार्ज सेम एटम पे ही है सब में, तो इसके दो सब केसेस बनेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा परसेंटेजेस या हाइब्रिडाइजेशन जिसको आप कहते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे अप्लाई करोगे इसमें? एरोमेटिसिटी, और इसको कंडीशन लगा दो कि एरोमेटिसिटी जो है वो दिखने में एरोमेटिक होना और कार्बन नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक होने में डिफरेंस है, राइट। तो एरोमेटिसिटी हम उसी को मानते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज ही एरोमेटिसिटी में जा रहा हो। अगर नेगेटिव चार्ज सिंपली किसी एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो उसको हम रेजोनेंस ही काउंट करते हैं, उसको हम एरोमेटिसिटी काउंट नहीं करते, भले वो एरोमेटिक सिस्टम हो। उसके बाद अगर कोई चाप को देखना है तो सिंपली आप देखो माइनस एन इज बेटर देन माइनस आई, इज बेटर देन नो इफेक्ट, is better than plus I, is better than plus H, is better than plus M, ठीक है। यही ट्रेंड देखना आपको। और या फिर आपको देखना है परसेंटेज S, है ना। परसेंटेज S मतलब हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज S का मतलब ये है कि sp वाले का ज्यादा होगा sp2 वाले से, sp2 वाले का ज्यादा होगा sp3 वाले से, इस तरह से, है ना, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हो, है ना। वो हम उधर कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर सेम एटम पे है तो इसके अलावा कुछ दिमाग लगाना नहीं तुमको, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पे, जो कि ये वाला सिनेरियो होगा, नेगेटिव ऑन डिफरेंट एटम्स, तो डिफरेंट एटम्स पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके दो केसेस बन सकते हैं कि सर वो सारे एटम सेम पीरियड के हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, या फिर वो डिफरेंट पीरियड्स के, राइट। तो अगर सेम पीरियड के होंगे तो हम क्या लगाते हैं रूल बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर डिफरेंट पीरियड के होंगे तो बस खत्म हो गया फिर टॉपिक। अब सीधे क्वेश्चन करना आपने को, सेम पीरियड है डिफरेंट पीरियड, सेम पीरियड का होगा तो एटम फ्रॉम सेम पीरियड, तो आप क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और अगर एटम डिफरेंट पीरियड से है तो क्या बोलोगे, साइज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। एटम्स फ्रॉम डिफरेंट पीरियड तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ द एटम, मतलब जो हायर पीरियड से होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। इतने से कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई कर लो तो सारे एसिडिक स्टर्म के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी चीज को एक्सटेंड करने के लिए बेंजोइक एसिड और फिनॉल में जाके थोड़ा भी देखना पड़ेगा कि भाई माइनस एम कहां लग रहा है, लगेगा यही ट्रेंड यही रहेगा, बस इसको अप्लाई करने आना चाहिए ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखे, आप देखो क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है, फिर आप उस हिसाब से ट्रेंड लगाओगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि दिमाग लगाने वाले काम हम इससे पहले कर चुके हैं, जीओसी में सीख चुके हैं क्यों यहाँ माइनस एम से स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों कम है, वो सब काम हम पहले कर चुके हैं, राइट। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, परसेंटेज का एक्सप्लेन कैसे करने, मतलब परसेंटेज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, है ना। हाँ, एक्सप्लेन किसी का भी करना, देखो ये एक्सप्लेन हो जाएगा। एरोमेटिसिटी में कंडीशन क्या है, द नेगेटिव चार्ज मस्ट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिक शुड बी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नॉट इंटायरली पहले से ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से होना चाहिए। दूसरा, ये आपको पता ही ऑलरेडी, रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद परसेंटेजेस का, अच्छा सर इन दोनों में कंपैरिजन आ गया था कि परसेंटेजेस हो गया, किसी में परसेंटेजेस ज्यादा और किसी में रेजोनेंस है, परसेंटेजेस शुड ऑलवेज बी गिवन प्रायोरिटी, है ना। जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव, चाहे वो कितना भी रेजोनेंस में जाता हो, है ना। तो परसेंटेजेस प्रायोरिटी वाइज परसेंटेजेस ज्यादा, बस एरोमेटिसिटी को डोमिनेट नहीं करता, एरोमेटिसिटी को अपना अलग रखो तो परसेंटेजेस इस जगह पे आएगा, अगर प्रायोरिटी वाइज देखो तो, है ना। बेसिकली मैं इसका एग्जांपल भी कराता हूं यहाँ पे कि जैसे मान लो तुमको कोई बोले कि ये है CH2 माइनस, ये है ट्रिपल बॉन्ड माइनस, और ये है एरोमेटिक वाला माइनस, है ना, ताकि क्लियर रहे कि भाई कैसे कौन से चार्ज अप्लाई करने। तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ एरोमेटिसिटी है, सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। ये sp3 नहीं है बाय द वे, ये sp2 है ना। एग्जांपल में अगर sp2 वर्सेस sp3 वाला कम से कम वो तो यहीं से हो गया, है ना। सो क्या है कि जिसमें sp है, दिस इज sp कार्बन, उस पे नेगेटिव है, दिस इज sp2 कार्बन, मतलब ऐसा लग रहा है कि sp3 है, बट वो रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो वो अल्टीमेटली sp2 ही हो जाएगा, राइट। तो ये sp2 है और ये भी sp2 है, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। और इसमें आपको ये समझना कि एरोमेटिसिटी, देखो यार वैसे तो कोई ट्रेंड नहीं होता है ना, ये जो मैं बताता हूं आपको कि यहां कर लेना, क्योंकि अपने एप्लीकेशन रेंज में कोई क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा जिसमें ये फेल हो, तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भाई परसेंटेजेस को बीच में रख लेना। बाकी ऐसा कोई ट्रेंड होता नहीं एक्चुअली में, आपको बस ये देखना है कि अपने जो एग्जाम्पल रेंज है उसमें यही आएगा एरोमेटिक में, जो एसिडिक होगा। आप देखो नेगेटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक कौन होता है, 5 नंबर वाला, उसके अलावा
3 मेंबर वाला एंटी एरोमेटिक होता है, एक 3 मेंबर वाला एंटी एरोमेटिक होता है। और कौन होता है? हाँ, और नेगेटिव चार्ज के साथ कोई एरोमेटिक होता ही नहीं है। 7 मेंबर वाला होगा तो वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है, राइट। तो हमें क्या दिमाग लगाना है फिर? यही एक क्वेश्चन है जो बन सकता है, या इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं बहुत सारे कि भाई इसमें इधर बेंजीन रिंग लगा दी, इधर बेंजीन रिंग लगा दी, वो सब इसी से आएगा, राइट। और एसपी का यही एक सिनेरियो, कभी ऑक्सीजन देखा आपने एसपी जिस जो एसिडिक हो उसका हाइड्रोजन एसिडिक हो नहीं होगा, तो इसलिए यही केस भी है और यही एग्जांपल भी है। तो आपको ये एक्चुअली में कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये सिर्फ एग्जांपल ही रख लो ना, फिर इसको अलग देखो इसको अलग देखो, आराम से कोई कंपैरिजन का नौबत आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो इसको छोड़ते ना। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है तो अपन एक काम करते हैं, बेंजोइक एसिड और फिनॉल की भी थ्योरी अभी कर लेते हैं, और फिर एक साथ सिर्फ सारे जो नोट्स है उसके क्वेश्चन के आंसर हम खुद करेंगे। हाँ जी, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा उसके लिए भी तो यही देखना पड़ेगा ना कि सारे निकाल लो, हर हाइड्रोजन निकाल के चेक कर लो कि कौन से वाले के निकालने से नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो बेसिक है ना, जितने हाइड्रोजन उनमें से जिसको निकालने से नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक इन द गिवन कंपाउंड। कर लेंगे, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। नहीं, मोनोबेसिक क्यों बनेगा? हाँ, पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो सकते हैं ना, किसी भी डाई बेसिक एसिड में दूसरा हाइड्रोजन कम एसिडिक होता है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों दोनों निकालोगे? कंपेयर, अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई पूछे कि H2CO3 और H3PO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो पहले हाइड्रोजन से ही करते हो ना, Ka1 से ही तो करते हैं हम लोग, Ka2 तो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू Ka1, तो हम दूसरे हाइड्रोजन को जाएंगे नहीं कंपेयर करने, अनलेस पूछा यही जा रहा है कि दोनों का दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, मतलब दूसरे हाइड्रोजन का, है ना। तो Ka1 ही मेन होता है, Ka1 से ही आपको सारी प्रॉपर्टीज बतानी होती है, राइट। अब देखो दूसरा केस क्या आ सकता है क्वेश्चन में, दूसरी चीज क्या आ सकती है? दूसरी चीज आ सकती है कि अपने पास यहां पे अनायन का दूसरा टाइप है, वैसे सेम ही चीज है, इसको बस एक्सटेंड करें कि यहां पे अनायन है और A पे माइनस है ना। A माइनस क्या हो सकता है? A माइनस कैन बी O माइनस या फिर COO माइनस। प्रैक्टिकली यही 2 क्वेश्चन आएंगे, फिनॉल के डेरिवेटिव्स आएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या लॉजिक लगाना आपने को, इन दोनों में, और यहां पे कुछ ग्रुप लगा होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले SIR या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पहला प्रायोरिटी, है ना। SIR से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ता है डिस्कस कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्यों बढ़ेगा आपको पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब? A माइनस के अंदर, A माइनस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा? इंट्रामोलिकुलर। और अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन आएगा दिख जाएगा आपको बस अभी ट्रेंड का ध्यान रखना है कि हमें ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? अनायन के अंदर, ताकि वो उसको स्टेबलाइज करे, ठीक है। पहला ये देखना आपको, ये नहीं है अगर, तो दूसरा आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी मैं आपको बताता हूं, ग्रुप सेम है, पोजीशन अलग अलग है, ठीक है, टाइप अलग अलग है। तो यहां पे ट्रेंड आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये कराया था लास्ट क्लास में, आई एम श्योर ये किया होगा आपने। यहां पे मैं ग्रुप लिखते चलता हूं, -M ग्रेटर देन -I। एक तो ये टाइप के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप्स होते हैं जिनमें की -I ही होता है, या -I ग्रेटर देन +M है, या फिर सिर्फ -I है, मतलब हेलोजेंस या CH3 NR3+ इस तरह के ग्रुप्स, राइट। उसके बाद एक ग्रुप होते हैं जिनमें +H होता है, लेकिन +H+I से ज्यादा होता है ना। फिर एक ग्रुप्स होंगे जिनमें की -I होता है, -I तो कर लिया। एक ग्रुप होंगे जिनमें +I होगा और +M होगा, बस इतने टाइप के ग्रुप्स होते हैं, है ना। मेजरली तो यही हो, इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं हो, हाइड्रोजन हो सिर्फ, बेंजोइक एसिड हो सिर्फ, तो उसको हम इसी हर ट्रेंड में उसको रखते जाएंगे कि कहां होना चाहिए बेंजोइक एसिड। तो बताओ -M इफेक्ट जो है, अगर -M इफेक्ट का देखें तो -M एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा? -M कितने लोगों को, देखो भाई नहीं पता है तो बता देना पहले, -M एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा? कितने लोगों के हिसाब से घटाएगा, कितने लोगों के हिसाब से बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, राइट। सो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कैसे? क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस,
और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? माइनस इफेक्ट। लाइक स्टेबलाइजेस लाइक, सो नेगेटिव चार्ज है तो उसका माइनस इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। सो यहां पे माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन माइनस एम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। माइनस एम की कंडीशन क्या है? ऑर्थो और पैरा दो जगह पे लगता है। ये क्लियर है सबको? जो लोग नए हैं उनको भी सब कुछ क्लियर है, इस सब में कोई डाउट नहीं है। अब ऑर्थो और पैरा, हाँ भाई, ऑर्थो पैरा पे नहीं होता है, ये तो बेसिक है यार। नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताओ कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ये तो बताया गया होगा, बस उतना ही जानना है, उसी से आ जाएगा, है ना। आपको उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बाकी क्वेश्चन होंगे, आ जाएगी क्लैरिटी तुमको कैसे अप्लाई कर रहे हो लोग। बट ये इसमें किसी को डाउट है क्या कि ऑर्थो और पैरा पे ही रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है? किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है? ऑर्थो और पैरा पे ही हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, ये भी इसमें किसी को डाउट है? नहीं। सो ऑर्थो और पैरा पे अगर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है और वो रेजोनेंस इफेक्ट माइनस एम है, तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना एज कंपेयर टू मेटा। ये समझ पा रहे हो? अरे बोलो पक्का? तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा फिर, ऑर्थो या पैरा? क्योंकि ये दोनों सबसे स्टेबल है, क्लियर है। इन दोनों में माइनस एम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्थो पैरा वाले हैं, उसके बाद मेटा वाला होगा एंड देन नॉर्मल वाला होगा, जहां कुछ ना हो। ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों? माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है। तो ओवरऑल ट्रेंड आएगा ऑर्थो, पैरा, मेटा और नॉर्मल, मतलब एच लिख लो या फिर बेंजोइक एसिड लिख लो। बेंजोइक एसिड में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये ट्रेंड फिनॉल के लिए भी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, सिर्फ एसिड के लिए तो पढ़ नहीं रहे। हाँ भाई साहिल बताओ, कोई डाउट लग रहा है? नहीं बताओ, कुछ है? नहीं, ठीक है। अब माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम या फिर सिर्फ माइनस आई, बेसिकली हम डिसीजन इससे ले रहे हैं, प्लस एम से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो कौन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां होगा, सबसे क्लोज या सबसे दूर? सबसे क्लोज। सबसे क्लोज माइनस आई इफेक्ट, अच्छा माइनस स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा और देन कुछ ना हो। बेंजोइक एसिड में नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ये फिनॉल के लिए भी सेम ही रहेगा, है ना, फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स के लिए भी सेम ही रहेगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन में आ गए हम लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन की दो बातें हैं, एक तो पोजीशन डिपेंडेंट है कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, दूसरा कि ये स्टेबिलिटी को घटाता है अनायन की, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी, अनायन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हो ही ना जा हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे ज्यादा तो वही है ना, जहां है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई। तो सबसे बढ़िया कौन है? जहां कुछ ना हो, मतलब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के बाद आएगा क्या? मेटा। मेटा के बाद पैरा, क्योंकि प्लस है जितना दूर हो उतना बेहतर है, और उसके बाद ऑर्थो। हाँ प्लस आई है मेटा पे, लेकिन नहीं मैंने प्लस कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्लस आई वाले में क्या करोगे? वैसे तो बहुत रेयर एग्जांपल हो गए जहां सिर्फ प्लस आई हो, लेकिन कुछ ना हो तो बेहतर है। देन पैरा, देन मेटा, देन ऑर्थो। माइनस आई प्लस एम से ज्यादा नहीं है। अगर किसी का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होगा तो, जैसे हैलोजेंस के लिए होता है, वी लर्निंग अबाउट द ग्रुप्स जिनकी कैटेगरी ऐसी हो, बाकी तो है ना इधर प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई लास्ट में, मेन यही होता है ना। मैं एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड के हिसाब से कर रहा हूं, वैसे ये ऊपर होना चाहिए था, बट ठीक है। सो अगर प्लस एम हो, जिन भी ग्रुप का प्लस एम होता है जो प्रैक्टिकल रेंज में होंगे, पहले तो ये मैं आपको बता दूंगा, यहां जो लिख रहा है ना उनका माइनस आई होगा, क्योंकि जैसे मान लो कि यूजुअली कौन से प्लस एम ग्रुप होते हैं जिनका माइनस एम नहीं होता है, वैसे प्लस एम ग्रुप जिन पर नेगेटिव चार्ज है ना, O माइनस, COO माइनस, वो प्लस आई ग्रुप भी होते हैं, याद है आपको, ट्रेंड में पढ़ा था हमने। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते टाइम वो नहीं आएंगे। एक एसिड जिससे H प्लस तुम पहले ही निकाल चुके हो, जो ऑलरेडी एक माइनस है, एक और H प्लस निकालने जा रहे हो, राइट, तो ऐसे रेयर केसेस में ही आएंगे। तो हमारे एग्जांपल में जो आएंगे उसमें प्लस एम जो भी होंगे उनका माइनस आई इफेक्ट ही होगा। तो अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो बेस्ट क्या है? माइनस आई हो, मेटा, राइट, माइनस आई हो तो मेटा। मेटा के बाद क्या आएगा? हाँ, क्योंकि बाकी सब प्लस एम है, राइट, तो मेटा के बाद हाइड्रोजन,
मतलब कुछ ग्रुप नहीं लगा है। उसके बाद ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा है, राइट। और उसके बाद पैरा। बस ये ट्रेंड्स आपको फॉलो करने हैं। लेकिन याद रखना बेंजोइक एसिड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में सिंस जो भी ग्रुप्स होंगे उनमें एसआईआर देखने को मिलेगा। एसआईआर कहां पे होता है? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? ऑर्थो पे। तो उस केस में सब जगह ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले एसआईआर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होंगे, तो वो सबसे आगे आ जाएगा। मतलब बेंजोइक एसिड के जितने भी क्वेश्चन दिखे, चाहे तुमको आता हो नहीं आता हो, ऑर्थो वाले को सबसे आगे कर देगा। ठीक है, ऑर्थो वाला हमेशा आगे रहेगा। किसमें? सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड में ऐसा होगा। फिनॉल में ऐसा नहीं करना। फिनॉल में जो ये लिखाया गया वो फॉलो करना, क्योंकि ये चीज होगी नहीं। पहला स्टेप सीधे स्किप हो जाएगा, दूसरे स्टेप पे आ जाओगे, राइट। तो ये पहले छापो, देन डिस्कस करते हैं। हाँ, वो सब डिस्कस करेंगे ना अभी, डोंट वरी। सारी चीज देखो, थ्योरी सारी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एप्लीकेशन पॉइंट्स पहले बता दिया कि ये आपके समरी नोट्स है, इसको पढ़ा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्यों होता है का डिस्कशन अब हम करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बताऊंगा शॉर्ट में, क्या डिटेल में ही बताऊंगा पूरा, है ना, सब कुछ बताऊंगा। बस मैं अभी क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहा हूँ, बाकी सारी थ्योरी बताऊंगा कि एसआईआर से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक बढ़ कैसे रहा है। सर हमें इतना पता है कि एसआईआर से रेजोनेंस रुक जाता है, पर उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जा रही है वो हम देखेंगे। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अभी हम। सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे। जब सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे क्यों एसआईआर से एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा होता है ना। अभी बस मान लो कि होता है। हाँ, ऐसा कोई तुम्हारे ऐसा तो नहीं है ना, मतलब परेशानी तो नहीं होती कि आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों होता है? नहीं ना, फिर ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को बेचैनी होती है, अरे जल्दी पता चल जाएगी क्या, पता चलेगा, बताऊंगा मैं, बट बस थोड़ा पेशेंस। अगर आपको सोचना था वैसे सोच सकते हो कि बेंजीन के प्लस एम इफेक्ट भी होता है। बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट होता है ना, बेंजीन के दोनों इफेक्ट होते हैं वैसे, प्लस एम भी होता है, माइनस एम भी होता है, और माइनस आई तो खैर होगा ही। तो बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट अगर होगा तो वो ना हो तो बेहतर है ना। एसआईआर की वजह से क्या होता है कि बेंजीन का रेजोनेंस टूट जाता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप से, तो उसका प्लस एम डिमिनिश हो जाता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाती है। ये बस ब्रीफ है, बाकी डिटेल में करेंगे। हाँ हाँ, उसका माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाता है खुद के साथ, रिंग के साथ नहीं जाता। हाँ, रिंग बस उसके रेजोनेंस को घटा या बढ़ा रही है, रिंग में उसमें प्लस एम का काम कर रही है। सारी थ्योरी डिटेल में डिस्कस कराऊंगा मैं, बस इनफ क्वेश्चंस हो जाए इसलिए मैं इस तरह से चल रहा हूँ अभी, है ना। हाँ सारे देखो, मुझे पता है, मैंने सब कुछ बहुत सारी चीजें पहले करा रखी होगी, बट पॉइंट है कि अभी भूल जाता हूँ। ये लिख लिया सबने? तो अभी आपको ये 2 पेजेस जो मैंने, या 1 पेज, जितने भी पेज पे पूरा कंटेंट आया है, इसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन दिखे तो पहले देखो कि इनमें से कौन सा ट्रेंड हमें लगाना है। सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। किसको? हाँ, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एसआईआर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर एनी अदर ट्रेंड, है ना। तो बाकी याद नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सजेस्ट करूंगा याद कर लो, टाइम बचता है। अच्छा, आप क्या कह रहे हो कि ऑर्थो मेटा पैरा वाला जो ट्रेंड, वो तो वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया। यस, तो सीधे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। बताओ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ काम करता हूं, इससे फास्ट में लिख दूंगा इधर। CH4 NH3 H2O and HF। H2O H2S HCl CH3 CH2OH CH3 CH2SH।
OH SH HF HCl HBr HI। हाँ जी, पहले इनके बताइए फिर बाकी का देखते हैं। हाइड्रोजन से वो अल्कोहल के हाइड्रोजन और इससे निकलेगा ना अल्कोहल के हाइड्रोजन क्या? जो हाइड्रोजन निकलेगा हाँ 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 OH और COH। यस। हाँ जी, बाकी कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं इधर? इधर तो कोई नया नहीं दिख रहा है। अरे तुम वापस आ गए। कैसे चल रही, क्या हुआ? हाँ कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही, लग तो मेरा। हाँ कोई नहीं। हाँ इंडक्टिव में नंबर ऑफ ग्रुप्स का होता है ना, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं उसको। वो तो मतलब पढ़ाई करना है ना, तो वो आपको देखना है कि कैसे होता है एडिटिव इफेक्ट। हाँ और कौन है? तुम तो इधर ही हो। ऑन हाँ जी। आप कौन से बैच में थे? COC मॉर्निंग में थे आप? तुम फाउंडेशन में भी थी ना शायद? फाउंडेशन में थी ना सर? हाँ फाउंडेशन। हाँ आपका क्या सीन है भाई? हाँ आफ्टरनून में थे तुम? हाँ मुझे देखा हुआ लग रहा है चेहरा। क्या हो गया बैच? हाँ लॉइड्स आफ्टरनून बेस बंद हो गया। और कौन है? अच्छा तुम इधर ही थे फिर उधर चले गए फिर वापस आ गया ऐसा? पुणे में? तुम COC में थे अभी? मॉर्निंग COC में? और कौन है? पीछे का तो पता है उसको, आफ्टरनून में था। इधर सब आफ्टरनून वाले हैं। हाँ भाई तुम कहाँ थे? मॉर्निंग COC में। तुम इधर भी थे क्या पहले? लॉइड्स फेज में थे ना? हाँ देखा हुआ लग रहा है चेहरा। तुम भी मॉर्निंग COC में थे? तुम तो लॉइड्स में थे, पीछे पीछे पीछे। फिर कहाँ गए? फिर COC में वापस इधर। चलो आप कहाँ थे भाई? लॉइड्स फेज में नहीं, आफ्टरनून में। अच्छा चलो बढ़िया। और कोई तो नहीं है ना नया? हाँ ये हो गए क्वेश्चंस। बताइए फर्स्ट का क्या होगा फिर? फर्स्ट वाले में देखो यार, पहले देखो कि क्या सेम एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम पे है, राइट? तो डिफरेंट एटम कौन से कैटेगरी में आते हैं? सेम ग्रुप से, सेम पीरियड से। सेम पीरियड किया तो क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा होगा 4, देन 3, देन 2, देन 1। कोई डाउट? दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों सेम ग्रुप से हैं, मतलब डिफरेंट पीरियड के हैं, और ये दोनों सेम पीरियड के हैं, राइट? तो पहले तो जो ज्यादा हायर पीरियड से है उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो HCl और H2S सबसे ज्यादा होंगे, H2O कम होगा। HCl और H2S में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड के हैं, राइट? तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Cl की या S की? Cl की। तो मतलब Cl वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब 3, 2 and 1, राइट? इन दोनों में
2 is greater than 1. सल्फर पे माइनस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे माइनस, so 2 is greater than 1. इन दोनों में अगेन सेम ही क्वेश्चन है, 2 is greater than 1 क्योंकि सल्फर पे माइनस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे माइनस. ये पढ़ा है, कितनी बार पढ़ लिया आप तो, है ना. HCl, HBr, HI. और हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे तो होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है. तो यहाँ पे कुछ भी हो, H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO, राइट. अभी पढ़ा था आपने P ब्लॉक में. वैसे अमोनिया फैमिली में पढ़ा है NH3, PH3, ASH3, SBH3. ये सब क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने से. तो यहाँ पे भी 4, 3, 2, 1. और यहाँ पे 2 greater than 1. So अब आपके पास नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एटम पे है, सेम एटम पे है. सेम एटम पे, तो सेम एटम पे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा इधर अल्टीमेटली, और इसमें यहाँ माइनस चार्ज आएगा. ठीक है सर, सेम है अभी तक. इधर प्लस आई एक साइड से, इधर प्लस आई दो साइड से. प्लस आई एंटी इफेक्ट होता है ना, तो प्लस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन कम, तो जिसमें प्लस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है. तो ये तो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में कर लिया था, है ना. तो 2 is greater than 1. पीरियड और ग्रुप में कंपैरिजन में वैरायटी को मतलब अगर H2O H2S से ज्यादा होता है तो HS वाला H2 से ज्यादा होता है. HF इज द ओनली सिनेरियो जहां पे HF ज्यादा होता है, बाकी हायर पीरियड वाला ज्यादा ही होगा, क्योंकि हायर पीरियड वाले में लिख दिया ना ऑलरेडी, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप बट दे बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड, तो पीरियड वाले केस लगेगा ना, और सेम ग्रुप से तब भी वही लगेगा, है ना. वही एक सिनेरियो है, HF ज्यादा एसिडिक होता है H2S, बस एक सिनेरियो. हाँ, नेक्स्ट देखिए, कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 7 आने वाला है कि हो गया? आने वाला. बताइए. देखो तुम लोग ना जगह छोड़ा करो, है ना, कुछ लिखना विखना हो तो वहां पे.
बताओ भाई, हो गया? करो। सेम ही है। सो गिवन कंपाउंड में आपको सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन खुद ही आइडेंटिफाई करो, है ना, कि उनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, उसी को कंपेयर करना है दूसरों से, है ना। अब सबसे ज्यादा का मतलब ये कि जिस हाइड्रोजन को हटाने से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बने, राइट। सो अगर मान लो कि इस तरह के कंपाउंड्स है तो आई वुड रिकमेंड कि इसमें तो ये हाइड्रोजन हटाओगे तो एरोमेटिक बनेगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो बेस्ट तो वही, और कोई हाइड्रोजन हटाना ही नहीं हमने को, वही से हटाना। बोलो भाई, क्या होगा फर्स्ट वाले में, क्या होगा? 4 3 2 1। तो सबसे ज्यादा होगा 4, उसके बाद होगा 2, वेरी गुड, हाँ, फिर 3 देन 1। ये ट्रेंड जरूर याद रखना। यहां पे देखो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इधर वाला होगा, वैसे तो रेजोनेंस में जाएगा वो नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे। यहां पे जो भी हाइड्रोजन हटाओ, इतना पक्का है कि C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस आएगा कॉन्जुगेट बेस में, है ना। यहां कॉन्जुगेट बेस में NH2 पे माइनस आएगा ना। यूजुअली नाइट्रोजन पे माइनस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे, कार्बन पे माइनस, राइट। लेकिन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन परसेंटेजेस, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। sp कार्बन बहुत बार किया है इसको, है ना, कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाँ, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, और sp2 कार्बन की क्या होती है? 2.75 अप्रोक्सीमेटली, है ना। और sp3 वाले का तो आप रटते ही हो, क्या होता है? 2.5। तो जो आप पढ़ते हो वो sp3 वाले का पढ़ते हो सबका। और नाइट्रोजन की sp3 नाइट्रोजन अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? 3.0। और यही इंपॉर्टेंट डेटा आपने लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और जो 3.25 है, उसमें 3.25 ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया। बिकॉज अगर आप इसको देखो तो ये वो सिनेरियो कि नेगेटिव चार्ज ऑन द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेम पीरियड, वो वाला केस है। एक में ऑक्सीजन पे माइनस, एक में नाइट्रोजन पे, एक में कार्बन पे माइनस। सो इस केस में यूजुअली नाइट्रोजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन से, अनलेस कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं टर्मिनल अल्काइंस के, टर्मिनल अल्काइन मतलब जिसके टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड हो, जो अमाइड के साथ कराओगे, मतलब NH2- के साथ कराओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सो दिस ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, और इसको अलग से नोट भी कर लेना, क्या कि टर्मिनल अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमाइंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब अमाइंस लिख लो सिंपली, है ना। तो sp कार्बन with negative charge is more stable than sp3 nitrogen with negative charge. हाँ, terminal alkynes are more acidic than amines. इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, है ना। आगे जाके हम पढ़ते हैं एक रिडक्शन होता है, इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं। वो टर्मिनल बेसिकली वो एक ऐसा रिडक्शन रिएक्शन होती है जो अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब वो टर्मिनल अल्काइंस का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो NH2- होता है। NH2- टर्मिनल अल्काइन के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, है ना, तो इसलिए वो होगा ही नहीं। तो क्या लिखा आपने? टर्मिनल अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमाइंस, है ना। हम अमाइंस की बात कर रहे हैं, हम इमाइंस की बात नहीं कर रहे, हम एनिलीन को नहीं बोल रहे, कोई भी रेजोनेंस वाला अमोनिया नहीं, नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ आप पूछ रहे थे? हाँ, तो वैसे है ना,
सबसे ज्यादा देखो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, 4 3 2 1, राइट? ये आना चाहिए था आपके हिसाब से, कुछ और आना चाहिए था? हाँ, क्या है आपके हिसाब से, क्या है आंसर बताओ? ज्यादा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा था हमने आज की क्लास में। इफ नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, क्या देखते हैं हम लोग? ये सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के हैं, सेम पीरियड में क्या देखते हैं, किसकी ज्यादा है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, है ना? हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन आपने लिख लिया है, सोल्यूशन में लिख रहा हूं। यहाँ पे H प्लस ये वाला हटाओगे, यहाँ माइनस आएगा, है ना? यहाँ पे माइनस आएगा क्या? इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, और इसमें कहीं भी लगा लो, सेम ही बात है। अच्छा, यहाँ के अलावा यहाँ भी कर सकते थे, सेम ही है वो कार्बन, है ना? तो अब ये वाला जो है वो एरोमेटिक आयन दिख रहा है क्या? और एरोमेटिसिटी तो वैसे ही सबसे पहले आता है, तो ये एरोमेटिक है। बाकी इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सीधे ऐसे हो जाए। मैं आंसर लिख रहा हूं तो आप 1 2 3 लिख लेना वैसा, है ना? और आप एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना, इसलिए मैंने बोला कि जगह छोड़ो आंसर लिखने के लिए। अभी तो समझ में आ जाएगा, हाँ, क्योंकि सारी चीजें सामने है, बाद में भूल जाते कि ये कैसे हुआ। वैसे ये तो बहुत कॉमन है, हो जाता है, बट फिर भी इधर 2 3 4 1, यस, ये तो कर चुके हम लोग, ये याद है हमने डिस्कस किया था। या अच्छा, हाँ, जो लोग नए हैं, पढ़ा आपने कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इवन तो इसमें रेजोनेंस दिखेगा ज्यादा। देखो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसको समझना जरूरी है। और दोज ऑफ यू जो पहली बार आए हैं उनको देख लो भाई, क्या है इसकी कहानी, कि इसमें नेगेटिव चार्ज देखने वाले को लगता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सर इसमें एरोमेटिसिटी इधर से आ रही है और प्लस रेजोनेंस भी ज्यादा है। कॉमन थिंकिंग यही है, राइट? लेकिन सिनेरियो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि एरोमेटिसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस है, राइट? और इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिंग है उसमें पाई बॉन्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बस, और इस वाले में पाई बॉन्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और उधर वाले में भी फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे, ठीक है? अब देखा जाए तो ये पाई बॉन्ड सिर्फ एरोमेटिसिटी में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज एक्सक्लूसिवली इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, विच कंट्रीब्यूट्स टू एरोमेटिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है? यहां पे आप छोड़ो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात हमें करनी नहीं है। अगर इसका एक दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दो इस वाले रिंग का, सर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी क्या? देख लो, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैंने इसको ऐसे ना लिख के अगर दूसरे तरीके से लिखा होता कि ये पाई बॉन्ड्स यहां होते, तो क्या ये एरोमेटिक होता? मतलब इसकी एरोमेटिसिटी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही है, और इसकी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये एरोमेटिक है। मतलब ये कंप्लीटली एरोमेटिक तो नहीं है वैसा। मैथमेटिकली अगर देखें तो 20% तो चांस है कि एरोमेटिक ना हो ये, बाकी 80% भले ही एरोमेटिक हो, ये 100% एरोमेटिक है। और इसमें तो दोनों साइड से डिपेंडेंसी आ जाती है रिंग पे। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन इन एरोमेटिसिटी सबसे कम इसी में है। डिलोकलाइजेशन ज्यादा है रेजोनेंस वाइज, बट एरोमेटिसिटी में सबसे कम यही जा रहा है, यहां एरोमेटिसिटी में ज्यादा जा रहा है। आई बात समझ में कि इसकी एरोमेटिसिटी अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी एरोमेटिसिटी अल्टर हो रही है नेगेटिव चार्ज की, ठीक है? तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये, और इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, है ना? मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में भी आएगा ये दूसरे तरीके से। एंड देन ये तो एंटी एरोमेटिक होगा इसका नेगेटिव चार्ज, है ना? एंटी एरोमेटिक अनायन। मैं यहां अनायन बना रहा हूं आंसर में, क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया आपने, तो बस तो सबसे कम ये होगा। तो आंसर फाइनली क्या होगा? 2 3 4 1। नाउ अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये वाले क्यों नहीं जाते? सर ये वाला क्यों निकलता है? ये वाले भी निकल सकते हैं, पर ये तो रेजोनेंस में तो जाएगा ना। और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। हाँ, तो मतलब रेजोनेंस में तो जाएगा ना। हाँ, वो उसको निकाल सकते हैं ना, वही निकलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली एसिडिक है भी नहीं, है ना? वो बस समझने के लिए है ना? ना ध्यान दो,
फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान दो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ध्यान से समझो। यहां पे ये पाई बॉन्ड की वजह से ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक है, और ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक है इसीलिए स्टेबल। क्लियर है? हम पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या कंपेयर कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबलाइज होता है। नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कब होता है? जब वो एरोमेटिसिटी में जाता है। ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में हमेशा नहीं है। ये एरोमेटिसिटी में कब नहीं है? देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। जब इसका ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बताओ क्या अभी एरोमेटिक है? नहीं। तो इसके वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, जबकि 100% कंप्लीटली हमेशा एरोमेटिक रहता है। और इसमें तो दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जहां पे इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी में कौन सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है? फर्स्ट वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। ठीक है, एरोमेटिसिटी के बाद आप डिलोकलाइजेशन देखते हो, रेजोनेंस देखते हो, है ना? ठीक है, हाँ यहां पे राइट। सो यहां पे माइनस चार्ज लगाना है ओ पे, है ना? और माइनस के बाद नेगेटिव चार्ज जैसी है आप देखोगे तो उससे प्लस आई प्लस एम माइनस एम जो भी लगेगा, इसका क्या होगा? यहाँ पे प्लस आई माइनस एम क्या होगा? माइनस आई या माइनस एम? माइनस आई, राइट, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है, दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये माइनस आई ही करेगा यहाँ पे सिर्फ। ये वाला फिर से यहाँ पे माइनस आई, Cl का भी माइनस आई और इसका प्लस आई। तो सबसे खराब तो लास्ट वाला है। तो सीक्वेंस में ये 1 2 3 4 है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। कौन सा 10 हो गया ना? कितने थे? नहीं। कंपेयर करो इनका एसिडिक से। ऊपर
सेकंड क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में नहीं, मैं कुछ बोल ही रहा हूँ। सेकंड का क्या है तुम्हारा आंसर? देखा नहीं मैंने। सेकंड 4 सही। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन का जो अनायन है, मतलब जो कार्बनायन है, वो उसका क्वेश्चन किया तुमने। ये कार्बनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करी है कार्बनायन में, है ना? तो बस उसका ही एसिड है ये। मतलब इनके जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, उन सबके अनायन की कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमने कंपेयर कर रखी, किसी को रेजोनेंस में, किसी को कार्बनायन के टाइम पे। सो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 2 1 3। देखो यार, रेजोनेंस हो जाने की वजह से कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बार बार मैं रिपीट करके बता रहा हूं, रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी उसके खुद के कंपैरिजन में बढ़ाता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। दैट डजंट मीन कि कार्बन का नेगेटिव रेजोनेंस में जाने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी मैंने क्लियरली बोला है, परसेंटेज एस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर रेजोनेंस, है ना? तो ऑक्सीजन पे माइनस रेजोनेंस में जाए या ना जाए, कार्बन पे माइनस से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर कट आपको ध्यान रखना। रेजोनेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू से स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वैसे नहीं। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2 क्या अनायन, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2। फिनॉल, फिनॉल बाय नेचर एसिडिक ही होता है, मतलब फिनॉल का पीएच लेस देन 7 होगा। बाकी दोनों जो दिख रहे हैं उनका उधर तो वो वाला तो एसिडिक भी नहीं है, लास्ट वाला। इसका पीएच बेसिक होता है, अल्कोहल्स आर बेसिक इन नेचर, राइट? तो सबसे ज्यादा 2, देन 1 और सबसे कम 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बना लो, इधर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ इसका माइनस रेजोनेंस में जाएगा, और इसका माइनस जो है कार्बन पे जो माइनस आएगा वो माइनस भी रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली है तो कार्बन पे ही माइनस, विच इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन पे माइनस। इनफैक्ट वहां नाइट्रोजन भी होता, वो भी उससे बेहतर होगा। CH2 माइनस जो बेंजीन वाला दिख रहा है तुम्हें, उससे बेटर है नाइट्रोजन पे माइनस बिना रेजोनेंस का, है ना? ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मोस्टली इसमें डाउट आता है। वैसे तो इसका आंसर है 4 3, ये सीधे ट्रेंड में दिया है। देखो इसमें किसी को डाउट नहीं आएगा ना, सर O का माइनस ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा, है ना? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दो साइड से माइनस एम ग्रुप लगे, ऐसे समझो। वो छोड़ो, SO3H जैसा ही तो है। SO3H सेकंड हाईएस्ट माइनस एम ग्रुप था, है ना? तो माइनस एम ज्यादा है बेसिकली इसमें। या फिर सिंपल समझो कि सर O का माइनस इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है और इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। यहाँ पे O का माइनस सिर्फ इधर रेजोनेंस में जाएगा, तो वहां डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, यहाँ कम, तो वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ कम। इन दोनों में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन इसमें होता है। तो फिनोलेट में लगता है कि सर ये माइनस चार्ज जो है वो रेजोनेंस करके जाएगा, जिसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे? 5। और जो उधर वाला है उसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है? 2। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता अनलेस चार्ज ही सेम हो, मतलब सब पे नेगेटिव सेम ही जगह। जैसे आप ऐसे देखो, आपसे मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर बता दोगे। ये माइनस और OH माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस ही नहीं OH में तो। यस, सो अल्टीमेटली ऑक्सीजन पे माइनस जितनी ज्यादा बार रहे,
स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन पे माइनस। मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहने को है, सब में कार्बन पे माइनस है। ये वाला जो फॉर्म है सिर्फ उसी में ऑक्सीजन पे माइनस है। इसमें 2 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है लेकिन दोनों में ऑक्सीजन पे माइनस है, विच हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। और इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, है ना, इक्वल स्टेबिलिटी वाले सारे। तो 2 है इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसके 3 है, यहां, यहां और यहां। तो 3 इक्विवेलेंट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि तीनों में सर ऑक्सीजन में माइनस था। तो बेसिकली 33% नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पे 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहां पे मोर देन 60% ऑक्सीजन पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी टाइम कार्बन पे जाएगा। याद करो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता था उसका कंट्रीब्यूशन भी तो कम होता था। तो अगर कार्बन पे माइनस कम स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पे ही रहेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पे है तो स्टेबिलिटी उसकी कम है ना, एज कंपेयर टू द सिनेरियो जहां नेगेटिव चार्ज 50-50 बढ़ गया ऑक्सीजन पे। क्लियर है ये? तो और कुछ ना समझ में आए तो ऐसे समझना कि इसका नाम ही एसिड है ना, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, राइट? तो ये एसिडिक ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, विल बी मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। हाँ, 1 और 2 में कौन कंपेयर करता है भाई? 1 और 2 में कौन सा डाउट आ रहा है तुमको? रेजोनेंस में जाएगा, वही बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, तो जा रहा है ना, मैंने कहा कि नहीं जा रहा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाँ, इसमें क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। यही तो बात यहाँ समझा रहा हूँ कि ये तो ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेंस में जाना इज नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। ऐसा होता तो फिर ऑक्सीजन पे माइनस जो है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता, फ्लोरीन का माइनस है। ऐसा होता तो Cl पे माइनस हमेशा ज्यादा स्टेबल। अच्छा, HCl ज्यादा एसिडिक है या C3COH ज्यादा एसिडिक है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? रेजोनेंस ही नहीं उधर तो, राइट? सो रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस ये करता है कि जो आप एक्सपेक्ट करो, एक नॉर्मल ऑक्सीजन जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, से ज्यादा स्टेबल एक ऐसा ऑक्सीजन जहां रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे समझो। इसका मतलब ये नहीं कि रेजोनेंस उसके बेसिक नेचर को बदल देगा कि सर कार्बन में माइनस रेजोनेंस हो गया इसलिए वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, एरोमेटिक वाला भी नहीं होता भाई, ये तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल रेजोनेंस है ना। अगर एरोमेटिक रिंग है तभी भी ऑक्सीजन इससे ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, वो एसिटिक एसिड से, है ना। तो एरोमेटिसिटी ये सब मैंने बताया भी था। मैंने पूरा एक नोट्स भेजा था मैंने आप लोगों को, 5-6 पेज का समरी नोट्स, और उसको पढ़ो एक बार। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं समझ में आएगा, बट तुम्हें फिलॉसफी समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है, जितना हम इंटेंसिटी से पढ़ते हैं उतनी इंटेंसिटी से वो ट्रेंड को चेंज नहीं करते। मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे ना तुम, तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा इन दोनों में। कि अगर इसका मान लो इसका पीके वैल्यू 18 है तो इसका 18.2 होगा। अब रियलिटी में उसका कोई डिफरेंस दिख के नहीं आएगा तुमको, है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, रेजोनेंस ज्यादा मैटर करता है ऑफकोर्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। हाँ, यहाँ पे 3-2-1 कैसे? यहां पे देखो, ये पार्ट तीनों में कॉमन है, तो आप ये मत सोचो कि सर ये कम एरोमेटिक, ये ज्यादा, और ये वैसा कुछ। ये वाला पार्ट जो है नीचे का, जो 3 रिंग का सिस्टम है, मतलब जो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, ये इन तीनों में कॉमन है। देखो नीचे, तो जो डिफरेंट है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है घटा रहा है, हमें ये देखना है। तो डिफरेंट यहां पे फिनाइल है, बेंजीन रिंग। बेंजीन क्या करेगा? रेजोनेंस देगा या नहीं देगा? देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। यहां गए तो इस रिंग ने इसको और एरोमेटिक बना दिया। देखो, जब इसका पाई बॉन्ड यहां नहीं होगा एरोमेटिक बनाने के लिए, तो मे बी जब ये पाई बॉन्ड यहां होगा और इसका यहां होगा, तब ये रिंग एरोमेटिक हो रही होगी, फिर ये रिंग एरोमेटिक हो रही होगी, फिर ये रिंग एरोमेटिक हो रही होगी। तो वो जो नेगेटिव चार्ज बीच में है वो 3 रिंग में एरोमेटिसिटी में शेड हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा, राइट।
ये तुमने कहाँ करा है? ये सेम क्वेश्चन करा है तुमने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में, देखो एक बार जाके, है ना? देख लिया? सो एसिडिक सेल का ट्रेंड ज्यादा होगा। आप चाहो तो जो लोग नए हैं स्पेसिफिकली आप ये चीजें मेंशन कर लो थोड़ी से कि क्या कि सर यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो तीनों तरफ से एरोमेटिसिटी में जा रहा है, और यहाँ का नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस में, और यहाँ का नेगेटिव चार्ज सिर्फ एरोमेटिसिटी में। वैसे तो सारे एरोमेटिसिटी में, लेकिन एरोमेटिक पार्ट कॉमन है सब में। हाँ ध्रुव, क्या हो, है ना? कोई बात, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, जिनको भी लगे कि इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा पहले से, क्लास के बाद ब्रेक में, क्लास के बाद मैं रुक जाऊंगा 1 घंटे आधे घंटे, आप समझ के चले जाना, है ना? ध्रुव तुम तो आओगे ही, बाकी और भी कोई है तो आ जाना, है ना? मैं डिटेल में समझा दूंगा। ऑलराइट, चलो अब थोड़े से क्वेश्चन फटाफट करते हैं ना, प्रैक्टिस वाले हो गए। अब ये सब तो कर लिया हमने। हाँ, कुछ छूट जाता है ना ऐसे कुछ कुछ, इसलिए नोट्स भी रखा मैंने, कुछ छूटना नीचे, हर तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। ये सब तो कर लिए, हो गया, ये भी हो गया। एक सेकंड बस। बताओ, कोई डाउट? उसमें 2 हाइड्रोजन बनाए ना, वो एक ही कंपाउंड है, पर उसमें वही पता, मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले वो क्वेश्चन करना ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उससे पता चलेगा कौन सा एसिडिक ज्यादा है, देन इनके वो एसिडिक वालों को दूसरों के वैसे एसिडिक वाले से कंपेयर करोगे। वही तो पता करना है। सो क्या होगा कि जैसे मैंने अभी तक सिंपलिसिटी के लिए आपको हाइड्रोजन हर जगह लिख के दे दिया, एक्चुअल क्वेश्चन में नहीं रहता है हाइड्रोजन मार्क हो, जरूरी नहीं है, आपको खुद ही पता करना है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, और फिर उसको कंपेयर करना है दूसरे के एसिडिक हाइड्रोजन से, है ना? तो इसको करने से पहले वो कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, है ना? थर्ड क्वेश्चन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन हमें तुम्हें कंसीडर करना चाहिए। क्या होगा? हाँ, सबके सबसे स्टेबल वाले को कंपेयर करेंगे। यस, हाँ, H2 को निकालना ज्यादा स्टेबल, H में, हाँ, तब समझ में आ गया।
अब इसका कर लोगे सही से? हाँ हाँ यहाँ पे निकाला लिख लिया। आ गया आंसर। इसमें किससे ज्यादा होगा? 1 is greater than 2। कैसे? इसमें जब नेगेटिव चार्ज आएगा वो डिलोकलाइज होगा, इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा। बोलो भाई, है ना? देखो मुझे डाउट नए लोगों का ज्यादा है ना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे गैप रहते हैं कि मतलब जरूरी नहीं कि हर टीचर सेम ही तरीके से पढ़ाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसका मतलब ये कि आपको अब पढ़ाया जाता अगर आप वहां रुकते तो, है ना? और आप इधर आ गए, आप तो वो जो गैप है उसके लिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। तो अगर आपको लगे तो आप हेजिटेट मत करो, ये जो यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने करा हुआ है तो हाँ हाँ बोल देंगे। तो तुम अपना डाउट बता दो मुझे, अगर तुम्हें लगता है तो कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, चाहे तुम पूछो या ना पूछो। बट स्टिल कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज है तो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि वो ब्रिजहेड पे है। ब्रिजहेड आई थिंक ब्रेड्स रूल तो सबने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, ये तो सभी जगह पढ़ा है ना? तो इसलिए ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल। नाउ इसको करा था क्या? ब्रेड्स रूल पढ़ा नहीं का भैया? हाँ जी। अब ये क्वेश्चन में दोनों हाइड्रोजन हटा हटा के देख लेते कि कौन ज्यादा स्टेबल है ना। तो जब आप H1 हटाओगे तो आपको जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा वहां पे नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, और जब आप H2 हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो यहां आएगा, राइट? ना ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज दोनों साइड में रेजोनेंस कर रहा है, राइट? तो बेसिकली ऐसा समझो कि ये नेगेटिव चार्ज के दोनों साइड से -m ग्रुप लगे हैं और ये वाले नेगेटिव चार्ज के सिर्फ एक साइड से -m लगा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में H1 इज ग्रेटर देन H2, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर कर रहे हो तो, राइट? सो अगर H1 H2 से ज्यादा है मतलब दोनों डबल बॉन्डों के बीच वाला जो कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। तो इन सबका हमें मिल गया क्वेश्चन में कि सबका जो अनायन बनेगा, इन तीनों का कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसमें बीच वाले कार्बन पे नेगेटिव देना है आपको। तो यहां पे माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। अब ये वाला और ये वाले में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? OET। OET क्या करता है? -i एंड +m। तो क्वेश्चन इज कि यहां पे क्या कर रहा है? +m। -i तो कर ही रहा है बट +m कैसे? बेसिकली ये +m डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है कि जो ये डबल बॉन्ड एक्सक्लूसिवली इसके साथ इसको खींच सकता था अपनी तरफ, उसको ये खुद से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इधर से कम खींचेगा ना। याद करो जब किसी -m ग्रुप में कोई +m ग्रुप ऐड करते थे तो उसकी -m एबिलिटी कम हो जाती थी, है ना? तो या फिर आप ऐसे सोचो कि अगर ये नहीं था जैसे इसमें, तो नेगेटिव और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा था। जब ये है तो नेगेटिव इधर आएगा तो सही, लेकिन इससे भी इसको रेजोनेंस करना पड़ेगा तो इससे थोड़ा कम करेगा, तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जब दोनों साइड में हो जाएगा थोड़ी और कम हो जाएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो याद रखना COR कीटोन का -m ज्यादा होता है एस्टर से, जो ट्रेंड ऑफ -m ग्रुप लिखे हैं ना हम लोग, कीटोन का ज्यादा होता है एस्टर से। तो ये रहा एस्टर, ये रहा कीटोन। क्लियर है? अब बताइए लास्ट क्वेश्चन, मतलब फोर्थ वाला, 1 is greater than 2। लास्ट वाले में ये बहुत ज्यादा होता है वैसे,
है ना, इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायरिक एसिड। ना इसमें होता क्या है कि जब इसका आप दो सिनेरियोस है इसमें, ध्यान दो। पहला कि जब आप इसका माइनस यहां से लगाओगे तो यहां पे नेगेटिव इधर जाएगा, पाई बॉन्ड आगे जाएगा, माइनस यहां आएगा, राइट। और या फिर नेगेटिव इधर गया, पाई बॉन्ड इधर गया और माइनस इधर आया। तो इसके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके पास सिर्फ 2 है ना। हाँ कि एक बार ये माइनस यहां क्रिएट कर दिया आपने, तो जब ये माइनस यहां जाएगा तो पाई बॉन्ड 2 तरह से मूव कर सकते हैं। इधर गया तो माइनस यहां पहुंच जाएगा और इधर गया तो माइनस यहां पहुंच जाएगा, राइट। तो सॉरी, इधर तो जाएगा नहीं ना। एक सेकंड कहां तक पहुंचे हम लोग? माइनस यहां गया, हाँ इधर वाला, अगर ये वाला एक्सप्रेस इधर से इधर, मतलब बेसिकली इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर दोनों एक्सप्रेस हटा दिया आपने, मतलब ये भी और ये भी, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है एरोमेटिक। क्योंकि जब आप दोनों हटा दोगे तो माइनस चार्ज की वजह से पूरा पाई बॉन्ड चारों तरफ घूमेगा, और 2 पाई बॉन्ड अगर रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन चारों हर जगह घूमते हैं तो वो क्या होता है? एरोमेटिक, है ना। तो स्क्वायरिक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस, हाँ एक ऑफ कोर्स 2 नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक उसका pK1 ही होगा, बट उसका pK2 भी अच्छा खासा, मतलब K1 ज्यादा है बट K2 भी उसका अच्छा खासा होता है। मतलब टेक्निकली K1 जो होता है वो pK1 जो होता है 1.5 के आसपास होता है, विच इज हायर देन लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वीक एसिड जो हम पढ़ते हैं। याद करो K1 जो होता था 10⁻³ के रेंज में होता था H3PO4 का भी। H3PO4 का pK1 कितना हो जाएगा? 3 के आसपास, है ना। H3PO4 की बात कर रहा हूं मैं, और pK1 ऑफ स्क्वायरिक एसिड इज 1.5। तो इससे डिफरेंस लगा सकते हो कितना ज्यादा एसिडिक है वो। और pK2 जो है स्क्वायरिक एसिड का वो होता है 3.6। हाँ तो बहुत ज्यादा एसिडिक है दूसरा वाला भी, ये कह रहा हूं मैं। सो है, तो आप बस ये लिख लेना कि स्क्वायरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, हाँ नहीं ऑक्सीजन ही कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें कार्बन। देखो अगर तुम इधर डबल बॉन्ड बना रहे हो और यहाँ पे माइनस है ना, तो बस तुम जो पॉइंट मिस कर रहे हो ये कि तुम्हें लग रहा है कि सर ये यहां जाएगा, तो मैं कह रहा हूं ये यहां पहुंचेगा ना। फिर बोलो, अरे और कार्बन में नेगेटिव आएगा पर ऑक्सीजन पे भी तो आ रहा है ना। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन पे आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन पे भी आ रहा है और साथ में कार्बन पे भी आ रहा है, तो ज्यादा रेजोनेंस है ना इसमें एक तरह से। अरे इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तुम यही कह रहे हो ना कि सर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिसमें कार्बन का माइनस आएगा, राइट। ठीक है कोई बात नहीं, बनेगा। डबल बॉन्ड बन गया, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, राइट। यही कह रहे हो ना तुम। और उसके बाद अगला क्या बनेगा? ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा, ये बनेगा जो मैंने बताया था ना। जो उसमें ऑक्सीजन का माइनस है, तो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का माइनस है अभी भी, और एक्स्ट्रा कार्बन पे माइनस वाला भी है, तो ज्यादा रेजोनेंस हुआ ना इसमें फिर। सो स्क्वायरिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है इन एज कंपेयर टू, हाँ हाँ। तो इसका जो कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है वो एक तो ये है, और दूसरा ये है। तो ये दोनों वैसे ही जैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और ये एक्स्ट्रा है माइनस चार्ज वाला, या कार्बन माइनस। हाँ तो स्क्वायरिक एसिड का हो गया ना। किसी भी बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन अगर हमें करना, एक लिस्ट है हालांकि इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ हाँ, तो भी तो एसिड ही है स्क्वायरिक एसिड। हाँ क्या किसने बोला?
कहां पढ़ा आपने ये? पाई बॉन्ड के बगल में OH डाल दिया तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो यहां भी कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, तो देखने का तरीका है ना। हाँ नहीं है वो। देखो अपनी बुक नहीं बनानी, अपने रूल्स नहीं बनाने, है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा, I'm sure तुमने समझा ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना अपने को जो होता नहीं है। पॉइंट इज कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, बाकी सब कहानी वेस्ट है। अब स्टेबिलिटी के जितने तरीके तुम्हें जान सको उतने जानो। एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन लार्जर एटम, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नए रूल हम ना पढ़ेंगे ना होते। हाँ तुम्हें नहीं पढ़ने, होने को तो बहुत सारे हासिल हो सकते हैं ना दुनिया में, तुम्हें नहीं पढ़ने, है ना। तुमको दे भी रखा है मैंने वैसे तो कंपैरिजन के लिए, ये कंपैरिजन लिस्ट, ये है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा ना लोगों के साथ ही। अब इस लिस्ट में देखो, ये सिर्फ रेफरेंस करेगी, कभी गलत क्वेश्चन आ जाए तो एक बार देख लो इसमें भी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसमें बस ये गलत जगह पे ये आगे आएगा, तो H2CO3 यहाँ पे होगा, बेसिकली इसको हटा दो यहाँ से, और अगर रखना ही इसको तो यहाँ रखो फिर, है ना, मतलब एक स्पेस आगे होगा। तो ये है एसिड। अब देखो HiHBr HCl हो गया। अब ये देखो वैसे तो ये फिनॉल है, वैसे तो ये फिनॉल है सर, पर इसका नाम पिक्रिक एसिड है, मतलब नाम से फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा एसिडिक है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों? क्योंकि इसका O- जो है वो जब रेजोनेंस में जाएगा तो 3 माइनस ग्रुप लगे उसको खींचने के लिए, और फिनॉल का O- कार्बन चेन के अंदर जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का O- उधर ही घूमता रहता है CO- के बीच में। रुक जाओ, उसको छोड़ दो भाई। ये ओवरऑल ट्रेंड है, लास्ट में इट विल मेक सेंस जब हम सबको सारे एसिड पढ़ लेंगे। लेकिन इनमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे वो ये है, ये रहा आपका स्क्वायरिक एसिड जो हमने अभी किया था। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड HF इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चाहे रेजोनेंस हो या ना हो। क्यों? क्योंकि HF में F माइनस है, विच हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो ये देन उसके बाद ये डाइनाइट्रोफिनॉल है, बस H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। उसके बाद ये पढ़ लेना घर जाके, नाम अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ 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 पिक्रिक एसिड, कहाँ पे? पर ये तो अलग हो गया ना, यहाँ पे SO3H पे तो 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे जा रहा है, 3 इक्विवेलेंट एजेंटिक सेक्शन बने इन दोनों के, ठीक है। यहाँ पे भी अभी देखा हमने, और यहाँ का NO2 पे जाएगा माइनस अल्टीमेटली। अच्छा आता हूँ इस पे, रुक जाओ थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, है ना। तभी से बाकी लोग और कंफ्यूज रहेंगे, जितना चल रहा है फ्लो सही चल रहा है। हाँ जी ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कोई पूछे क्या करना था मुझे, मान लो ये एक एसिड है, ठीक है, और यहां पे एक आपने NO2 ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। दूसरा ये एसिड है, और यहां पे आपने NO2 ग्रुप लगा, ठीक है। इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना, इन दोनों को समझना है। समझना क्या है इसको? समझना ये है कि यहां पे ये -M ग्रुप है, नो डाउट, तो इसका -M इफेक्ट जो होगा वो इस तक नहीं पहुंचेगा, मतलब उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पहुंचेगा, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। मीनिंग कि जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और इसलिए पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डोमिनेट कर जा रहा है, अगर 3 NO2 लग जा रहे हैं तो। ये बताओ कि जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये माइनस चार्ज कभी रिंग के पास पहुंचेगा क्या? देखो बताओ मुझे, देख किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर वो नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, ऊपर ही घूमता रहेगा। हाँ, ये NO2 क्या करेगा कि उसके ऊपर घूमने की वजह से जब ये NO2 रिंग का पाई बॉन्ड जब NO2 तक पहुंचेगा तो यहां प्लस आएगा। जब यहां प्लस चार्ज जनरेट होगा वो डायरेक्टली इसको इंपैक्ट कर सकता है कि सर ये प्लस होगा तो इधर के माइनस चार्ज को खींचेगा वो अपनी तरफ। सारी बात समझ में? तो पॉइंट ये है कि माइनस चार्ज के साथ NO2 का -M इफेक्ट हम ऑर्थो पैरा पे इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ऑर्थो पैरा पे होता है तो उसका जो इनडायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पहुंचता है,
और उसकी वजह से इस एनायन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव कभी रिंग के अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। फिनॉल में आएगा, लेकिन जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आएगा, क्योंकि उसको रेजोनेंस ही वही मिल रहा है सर। ये यहां से ऑर्थो पे पहुंचेगा, ऑर्थो से पैरा पे पहुंचेगा, और जब पैरा पे नेगेटिव पहुंचेगा तो वो जाएगा NO2 की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि NO2 का माइनस एम इफेक्ट अगर किसी अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो फिनॉल का ज्यादा बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्वेश्चन आता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में वो जो दो ऊपर घूम रहे हैं ना, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, उन्हीं की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन दोनों में नेगेटिव चार्ज 50-50 ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहेगा, कभी घूम के अंदर आएगा तब उसको ये वाला वो मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो कभी जब सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये अगर बहुत सारे ऐड कर दे अगर हम, तो एसिडिक इससे बढ़ जाए? बढ़ जाता है, वही है पिक्रिक एसिड, राइट। अगर 3 NO2 लगा दोगे तो ये जो दो अलग अलग घूम के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे ये वाले, उनसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है वो, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगेन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि क्यों है। और पहली बात तो कंपैरिजन में पिक्रिक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका बहुत ही रेयर चांस है। बट यू शुड नो कि पिक्रिक एसिड इज अच्छा खासा एसिडिक है ना, वो फिनॉल की तरह ट्रीट नहीं करना उसको। मतलब ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ठीक ठाक एसिडिक, ऐसा याद रखो बस। नहीं जा नहीं सकता, मैंने ये समझाया आपको कि जब हम प्लस एम माइनस एम इफेक्ट लिखते हैं ना, तो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि NO2 का लिटरली माइनस एम इफेक्ट जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा है, उसको उस नेगेटिव चार्ज से कॉन्जुगेशन ही नहीं है उसका, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ ही कॉन्जुगेशन में नहीं है। NO2 को छोड़ो, तो नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन कर रहा है, लेकिन रिंग को NO2 का इलेक्ट्रॉन खींच तो सकता ही है ना, NO2 माइनस एम तो है ना रिंग के लिए। तो जब ये माइनस एम होगा रिंग के लिए, तो जब NO2 माइनस एम होगा तो इसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा कि रिंग पे पॉजिटिव आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो रिंग पे प्लस चार्ज जब यहां पे पहुंचेगा तो तब तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है। यहां पे मैं समझा रहा हूं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आ रहा है, तो NO2 डायरेक्टली उसको खींच सकता है अपनी तरफ, तो वहां पे NO2 का माइनस एम का डायरेक्ट इफेक्ट है। इससे इंपैक्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि भले ही ओवरऑल कम स्टेबल है इससे, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने में जो NO2 का कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने में जो NO2 का कंट्रीब्यूशन। ये बात समझ में? बट बाय नेचर ही ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना। ये सब सिर्फ कहानी सुननी है ना, लिखना नहीं है, इसको समझना है बस थोड़ा सा। बाकी आपको नॉर्मल ट्रेंड में कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा रखना है किसी भी फिनॉल से, एक्सेप्ट कौन सा? यस, लिखवा दूंगा ये सारे पॉइंट्स। हाँ, वो जो ऊपर वाला सर्कल किया उसकी वजह से। फिर बोल के देखो, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, ये और ये में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला, राइट। तो बाय नेचर ये स्टेबल ज्यादा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी ज्यादा एसिडिक है। हाँ, नहीं टेंशन लेना मत लगाओ, दिमागी मत लगाओ, पढ़ने नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो अभी तक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके सिलेबस में नहीं है वो, है ना। बस आपको मैंने कोशिश करी समझाने की, बट ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिर भाई पूरा दिन है, आराम से पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना ना, क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि उसी में रह जाएंगे जो इररिलेवेंट टॉपिक है, उसी में घूमते रह जाएंगे और काम की चीज छूट जाएगी ना जी। नहीं, नो डाउट्स ऑन दैट, आराम से बैठ के पूछो। 5 NO2 लगा लो, सब है लिस्ट में, दे रखा है, सब नीचे आएगा, वो है लिस्ट में, ये रहा, है ना। तो ना ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इन जनरल ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है
कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो अगर जनरल एसिडिक ट्रेंड आपसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है तो ये है कि एनी सल्फोनिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एनी फिनॉल। और बस एनी फिनॉल वाले पे कंडीशन लगा लेना क्या, वही ट्राइनाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ना। एनी सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, any carboxylic acid is more acidic than any phenol, है ना। AR मतलब एरोमेटिक रिंग, मतलब फिनाइल रिंग। तो मैंने बोला कि एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही सल्फोनिक एसिड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा। ठीक है, हाँ ट्राइनाइट्रोफिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा, सल्फोनिक से भी ज्यादा होगा। पिक्रिक एसिड और स्क्वायरिक एसिड दीज आर एक्सेप्शंस, तो उनको अलग से सोचो, है ना। पिक्रिक एसिड क्या है, 2,4,5 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। कितने लोगों ने एसआईआर इफेक्ट नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा हुआ एसआईआर इफेक्ट, ठीक है। तो एसआईआर इफेक्ट जो है वो क्या करता है, एसआईआर इफेक्ट बेंजीन रिंग का रेजोनेंस को ब्रेक करता है विद द कार्बोक्सिलेट ग्रुप और एनी ग्रुप जो -M + M करता हो। अब हमें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ समझना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन और ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में करूंगा मैं, पहले बेंजोइक एसिड वाले सारे केसेस कराए थे क्योंकि हमने ट्रेंड ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड में देखते हैं हम लोग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली, है ना। फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑर्थो, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्या लिखोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उसके बाद -M वाला, उसके बाद -I वाला, उसके बाद BA मतलब बेंजोइक एसिड जहां कोई ग्रुप नहीं है, उसके बाद +I, उसके बाद +H और सबसे कम +M। ये ट्रेंड बेंजोइक एसिड मतलब H जहां कोई ग्रुप नहीं है, ये ट्रेंड फॉलो करना है, कोई आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अगेन पहले क्वेश्चन करेंगे फिर पता करेंगे कि ये क्यों होता है। हिंट दिया है मैंने, और पता करेंगे कब, जब हम ये कंपैरिजन करेंगे। आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा मैं कि फॉर्मिक और बेंजोइक में देखना पड़ेगा कौन ज्यादा एसिडिक है, एलिफैटिक एसिड और बेंजोइक में कौन ज्यादा एसिडिक है, सब पॉइंट्स अभी के लिए ये ध्यान रहेगा। ये ट्रेंड में कुछ बहुत समझने का नहीं, ऑर्थो को भूल जाओगे कोई, ये तो सबको समझ में आता है कि सब माइनस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। बस ये एक नई बात हम सीखेंगे आज, है ना। लिख लिया क्वेश्चन करेक्ट, हाँ। बेंजोइक एसिड एक बार में सुन लिया करो, डाउट पूछते हो फर्जी वाले तुम सिर्फ, है ना। काम का एक भी डाउट नहीं पूछ रहे हो तुम सुबह से। BA इज बेंजोइक एसिड, है ना, सुन लिया तुमने। बेंजीन रिंग में CO- है, हाँ 50% होता है बोला माइनस, जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस नहीं करता बेंजीन। करेगा भी तो खींचेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, खींचेगा, मतलब कनेक्शन ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड के साथ है ना, डबल बॉन्ड के साथ है, पर वो बेंजीन नहीं उसको इलेक्ट्रॉन देगा,
स्टेबिलिटी कम होती है माइनस यस, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। हाँ हाँ जी, ध्यान देंगे। यस, हाँ हाँ, पूरा पूरा ऐसा है। अच्छा, अब मैं क्या करूं भाई? अब बता दूंगा मैं, तुम पूछ लेना डाउट में ना, अगर नहीं पढ़ाओ तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ना ध्यान देंगे, क्वेश्चन विथ टाइप ऑफ ग्रुप्स, मतलब हर क्वेश्चन में लूंगा जिसमें एक टाइप का ग्रुप ले रहा हूं और ट्रेंड आपको वही फॉलो करना है उस टाइप के ग्रुप में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रेंड जब ग्रुप जो लगे हो ऑर्थो मेटा पैरा पे वो हो NO2। ये पहला कैटेगरी ऑफ ग्रुप है जहां पे ग्रुप क्या है, -m ग्रेटर देन -i वाला ग्रुप है ना। टाइप ऑफ ग्रुप मतलब बेसिकली आप चाहो तो लिख लो, ऐसा भी कर सकते हो जो नोट्स में आपके दिया है कि केस 1 -m ग्रेटर देन -i, केस 2 ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पे Cl लगा। अच्छा, इसका मीनिंग समझते हो? आपको सारे केसेस कंसीडर करने हैं, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो वाला, पैरा वाला, मेटा वाला, तीनों केसेस कंसीडर करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है COOH, यहां CCl3 है। फोर्थ क्वेश्चन है COOH और यहां पे CH3 है। COOH, यहां पे OCH3 है। ये 6 क्वेश्चन जो है वो 6 डिफरेंट केसेस है। मतलब ये वैसा ग्रुप है जिसका -m डोमिनेटिंग होता है -i से, लेकिन ओवरऑल -m ग्रुप है। ये -i ग्रुप है जिसका कि +m भी होता है लेकिन -i से डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ -i ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप है जिसका +i और +h दोनों होता है, +h से डिसीजन लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ऐसा ग्रुप है जिसका +m और -i होता है, डिसीजन हम +m से लेते हैं। और ये वैसा ग्रुप है जिसका +m और -, मतलब ये दोनों सेम ही है, बस इन दोनों में थोड़े डिफरेंट केसेस है बट सेम ही है। क्या करोगे? एक चीज जो फिक्स है, क्या करना है? ऑर्थो पहले लिख लो, उसके बाद सोचो कि +m -i क्या करेगा, कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। OH नॉन बल्कि, हाँ ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं होगा, SIR नहीं होगा मैम, फिर भी ऑर्थो ज्यादा होगा क्योंकि वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कल उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं करके घूम फिर के आ ही जाता है। यस, हाँ OH किस क्या क्या नेचर होता है आप बताओ? सेम है यहाँ से। सीएल बल्कि वैसे भी है, लेना क्या पड़ेगा, SIR करता है सीएल। किसमें? SIR में वो सीएल बॉर्डर लाइन बल्कि, हाँ वो बल्किनेस में। बट एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, माइनस वालों में फर्क नहीं पड़ता SIR है या नहीं, ऑर्थो वैसे ज्यादा होगा सब में। मतलब जो लेफ्ट के क्वेश्चंस उनमें वैसे भी ऑर्थो ज्यादा ही होने वाला है, तो उसका SIR से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सभी में, हाँ सब में, और वो तो फिक्स ही है, वो तो फिक्स हो चुका है। ऑर्थो इफेक्ट तो फिक्स ही हो गया कि सब में ऑर्थो ज्यादा रहेगा 100%। अब आपको बाकियों में दिमाग लगाना है। भाई तुम भी तो उधर से आने वाले थे, तुम्हारा क्या हुआ? क्यों? कितना टाइम लग जा रहा है? 2 hours 30 minutes। कहाँ रहते हो तुम? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 11 बजे की वजह से टाइमिंग का है इसमें। जी क्या करना है इनमें आंसर करते टाइम? सबसे पहले ऑर्थो लिख लो, सब में ऑर्थो सब में ही आगे होगा, आंख बंद करके।
6 वाले में SIR इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सो अल्टीमेटली ऑर्थो वाला ज्यादा रहेगा, है ना। ठीक है, ऑर्थो ज्यादा हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओ, तो NO2 जो है उसका ऑर्थो वाला ज्यादा कर दिया हमने। अब पैरा और मेटा में कहां पे -M इफेक्ट होगा? पैरा पे, तो ऑर्थो के बाद क्या आएगा? पैरा, उसके बाद मेटा, और सबसे लास्ट में बेंजोइक एसिड। ऑर्थो लिख दिया ज्यादा, ऑर्थो ज्यादा लिख लिया। अब ऑर्थो के बाद अगला क्या आएगा? मेटा, बिकॉज माइनस इफेक्ट है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो के बाद नेक्स्ट कौन आएगा? मेटा, फिर पैरा, और फिर कुछ ना हो। ऑर्थो के बाद ये भी -I ग्रुप है, कॉपी पेस्ट। अगर ये -I है, देखो ये -I प्लस M दोनों है, लेकिन इसमें डिसीजन -I से लेते हैं। ये सिर्फ -I है तो डिसीजन -I से लेते हैं। तो जब डिसीजन ही -I से ले रहे हो तो ट्रेंड भी तो -I वाला ही आएगा क्या? जो इसका है वही इसका आएगा, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो बता दो, यही ट्रेंड हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था। तब जब मैंने 2 पॉइंट लिखे थे कि SIR देखना, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना, और जब भी SIR होगा तो उसको आगे कर देना। तो ऑर्थो को हमने आगे कर दिया, बाकी वही ट्रेंड है जो टेबल बनाया था हमने स्टार्टिंग में, स्लाइड नंबर 2 पे, है ना। इधर अगर हम आते हैं तो SIR होगा, आगे कर लिया। SIR इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वालों में। प्लस वालों में SIR इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लस वालों में ऑर्थो वाला सबसे कम एसिडिक होना चाहिए था हमारे हिसाब से, तो क्योंकि सर सबसे क्लोज है वो प्लस इफेक्ट, लेकिन वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ओनली बिकॉज ऑफ SIR। तो यहां पे ठीक है, ऑर्थो ज्यादा हो गया। उसके बाद आप नॉर्मली देखो कि CH3 का क्या इफेक्ट होता है? +H। ये नहीं भूलना है, +I तो होता ही है लेकिन +H नहीं भूलना है, सब ये भूल जाते हैं, राइट। तो +H कहां पे होता है? पैरा पे, पैरा पे होता है +H। तो मतलब पैरा वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब हम उल्टा चलेंगे इसमें, क्योंकि ये डिक्रीजिंग इफेक्ट्स है ना, ये स्टेबिलिटी को घटाते हैं, तो इसमें हम ट्रेंड इधर से लिखना शुरू करेंगे। पैरा वाला सबसे कम हो गया। पैरा के बाद ऑर्थो हम लिख चुके ऑलरेडी, मेटा, और फिर बेंजोइक एसिड, क्योंकि कम से कम उसमें कोई डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो इन सब में बिना हाइड्रोजन वाला जो है वो सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सिनारियो है। इसका एक प्लस इफेक्ट और दूसरा माइनस इफेक्ट है ना। इसका ऑर्थो पैरा पे प्लस होता है, जिसमें ऑर्थो हम ऑलरेडी ज्यादा रख चुके हैं, और मेटा पे माइनस होता है, मेटा पे माइनस होता है। तो अब बताओ मुझे कि चलो उल्टा करते हैं, सबसे कम पैरा होगा, ये तो क्लियर है सबको, क्योंकि पैरा में +M इफेक्ट होगा, तो +M तो स्टेबिलिटी को घटाता है, तो सबसे कम पैरा हो गया। अब नॉर्मल आएगा, यहाँ पे नॉर्मल क्यों आएगा? क्योंकि जब मेटा पे होगा तो उसका -I तो होगा कम से कम। अब फैक्ट ये है कि OCH3 के केस में ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, है ना। अब क्यों होते हैं सर? हाँ +M तो है, बट SIR है ना, तो +M का कोई वैसे मैटर नहीं करता है ऑर्थो पे, बस होते हैं ऐसे। कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन हम देंगे नहीं जो फालतू में कोई मतलब नहीं हो जिसका, है ना। तो अभी रट लो कि ऐसा होता है। अब इधर ऑर्थो ज्यादा हो गया, अब इधर SIR नहीं है, लेकिन जब तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना, तो 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CO- और यहाँ पे O और इसका H, और इनमें होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। सो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्टेबलाइज है, तो SIR या H बॉन्डिंग दोनों ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए ऑर्थो हमने अभी भी आगे रखा है। ऑर्थो के बाद ये सेम ट्रेंड आएगा जो ऊपर लिखा है तुमने, क्योंकि ये भी ग्रुप वही है, +M एंड -I। -I कहां पे होगा? मेटा पे, तो माइनस इफेक्ट मेटा पे, तो मेटा वाला अगला आएगा। फिर बेंजोइक एसिड, क्योंकि कम से कम कोई इफेक्ट तो नहीं है उसमें, क्योंकि जो बाकी जो पैरा पे जब तुम जाओगे तो पैरा पे वो है +M स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है तो फिनॉल का करते हैं। नहीं, फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अलग अलग ग्रुप लगे हो फिनॉल में। देखो मैं आपको क्वेश्चंस पहले करा रहा हूं, है ना। हमने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, बस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। NO2 CHO कुछ भी लगाओ इधर। अच्छा NO2 लिखा है मतलब कोई भी -M ग्रुप सेम ट्रेंड फॉलो करेगा जहां आपने NO2 लिखा है ना। दूसरा
आप अपना दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए फटाफट से इसको। तो ये कौन सा ग्रुप है? माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई टाइप का ग्रुप, कोई भी हो सेम ट्रेंड फॉलो करना है। ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम ग्रुप, बट डिसीजन माइनस आई से लेंगे। ये माइनस आई ग्रुप, ये प्लस एच ग्रेटर देन प्लस आई ग्रुप, मतलब मोस्टली डिसीजन प्लस एच से लेंगे, जब प्लस एच सेम हो जाए तो प्लस आई से लेंगे। यहाँ पे प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई से, मतलब मोस्टली डिसीजन प्लस एम से लेंगे, जब प्लस एम सेम हो जाए तो माइनस आई से लेंगे। अरे डरना नहीं है ना, जो कुछ नहीं हो तो उसको वापस से ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है कि हाँ ये तो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो देखता हूँ मैं कुछ और कर लेता हूँ, थोड़ा इजी वाले कर लेता हूँ, ये सब थॉट नहीं डालना है ना। ये डिफिकल्ट होगा, बट आप सोचो कि उसको बहुत सिंप्लीफाई कर लिया हमने ऑलरेडी, आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो, बट ये 2 लेक्चर का कंटेंट ऑलमोस्ट हम कर लेंगे एक ही लेक्चर में बिकॉज ऑफ दिस स्पीड, मतलब इस तरीके से। तो इसमें डाउट्स होंगे क्योंकि हम स्पीड पे फोकस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, एज अ स्टूडेंट हो सकता है आपको दिक्कत है, तो पूछो उसको, या तो एक तो तरीका ये कि आप उसको पूछो, दूसरा तरीका ये है कि आप पढ़ो। पढ़ो कैसे? जो हमने पढ़ा है उसी को मैं फास्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी इफेक्ट हमने पढ़ा नहीं है तो उसको घर जाके वापस पढ़ो, है ना। दिमाग लगाना है क्या इसमें? नहीं लगाना है, सिर्फ पहले केस में दिमाग लगाना है, अगर किसी ने लगा लिया तो वो थोड़ा सा सही कर देगा, बाकी सब में जैसा हमने पढ़ा है वैसे ही है। पहले केस में क्या दिमाग लगेगा पता है? एसआईआर तो नहीं होता, नहीं एसआईआर तो कहीं नहीं है, एसआईआर होता ही नहीं है फिलहाल, है ना। एसआईआर एसआईपी कुछ भी नहीं है। पहले केस में दिमाग ये लगाना आपको कि जो हाइड्रोजन है ना जिसको तुम निकालने जा रहे हो वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद है? केमिकल बॉन्डिंग में आपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से था, राइट। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो हाइड्रोजन है जिसको हमें निकालना है, जिसकी वजह से वो एसिडिक है, वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, तो उसको निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा एज पर द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। दैट विल नॉट चेंज कि पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि ऑर्थो पैरा में जहां ऑर्थो ज्यादा होता था वहां पैरा ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे आप नॉर्मली क्या ट्रेंड लिखते हैं, बोलते सर माइनस एम माइनस आई माइनस एम, यही होता। माइनस एम बेटर है, माइनस एम बेटर है, और जब दोनों में माइनस एम है तो जो वहां पे माइनस आई होगा वो बेटर है, राइट। तो ऑर्थो वाला बेस्ट था। एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? मैं लिख देता हूं कि अगर आपने आंसर लिख लिया है ऑलरेडी तो आपने ये लिखा होगा, सही आंसर ये होगा आपके हिसाब से जो हम सोच रहे हैं अभी तक, ऑर्थो पैरा मेटा एंड देन फिनॉल। बोलो यही है। बस इसमें चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ ये कि ऑर्थो पीछे चला गया, पैरा आगे नहीं आया है, ऑर्थो पीछे गया। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट ऐसे सोचने से फर्क पड़ता है कि पैरा का वही है जितना था, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दी एसिड होने की वजह से उस हाइड्रोजन को निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो गया। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ऑर्थो में ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is difficult to remove the acidic hydrogen, right? और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन हर वो ग्रुप करेगा जिसमें माइनस एम इफेक्ट होता है एक्सेप्ट साइनाइड, सीएन को छोड़ के। सीएन माइनस एम इफेक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साइनाइड नहीं आता क्योंकि वो लीनियर जाएगा, ऐसे जाएगा इधर। आ रही बात समझ में? तो यहां पे क्या क्या हो तो सेम आंसर लिखना है।
यहाँ पे CHO हो, यहाँ पे COOR हो, कुछ भी हो इस तरह का सेम ही आंसर लिखना है। CN हो तो आंसर क्या लिखना है, जो आप सोच रहे थे। CN होगा तो आंसर क्या लिखना है, जो आप ऑलरेडी सोच रहे थे। क्या? ऑर्थो, पैरा, मेटा, फिनॉल। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होंगे तो आंसर क्या होगा, ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए था पर पैरा ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। किसमें हुई सर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने बोला था उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, अगर अनायन में हो तो बढ़ता है, अगर ओरिजिनल एसिड में हो तो उसको निकालना डिफिकल्ट है तो घट जाएगा। यस, हाँ, क्योंकि ओवरऑल तो अभी -m तो है ही ना उसका, NO2 का, है ना। ये अब बाकी सब में बताओ भाई फटाफट से, क्या होगा इसमें? ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा। माइनस आई इफेक्ट ही तो है, माइनस आई जितना दूर इफेक्ट उतना कम, इफेक्ट जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, क्योंकि माइनस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लास्ट में क्या आएगा? फिनॉल। यहां पे सेम, ऑर्थो मेटा पैरा फिनॉल। इधर कुछ ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे डिक्रीजिंग है, SIR है नहीं सर, तो क्या? फिनॉल सबसे ज्यादा, फिनॉल के बाद मेटा, फिर पैरा, और सबसे कम ऑर्थो। यही ट्रेंड भी है। इधर मेटा, देन फिनॉल, देन ऑर्थो, देन पैरा। ये सबने किया है या सिर्फ छाप रहे हो? कितने लोग सिर्फ छाप रहे हैं? और 2 लोग। भाई तुम क्यों छाप रहे हो? तुम लोग क्यों छाप रहे हो? कौन सा? ये वाला? बाकी सब समझ में आ गया? आप समझने में दिक्कत हो रही है या स्पीड में दिक्कत हो रही है? पहले ये बताओ मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम समझना शुरू कर रहे हो उससे पहले तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था ना, रेजोनेंस इफेक्ट, उसको ढंग से रिवाइज करो। लास्ट लेक्चर में हमने किया तब क्या था, एक मैंने लेक्चर लिया था जिसमें हमने पूरा समझा था कि कौन से ग्रुप का कहां पे क्या इफेक्ट होगा, और इसलिए मैंने भेजा भी था आप लोगों को कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली रिवाइज करके आना, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं वो वही लास्ट वाला टॉपिक है जो मैंने बोला था रिवाइज करने के लिए, कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑर्थो पैरा ग्रुप्स। सारे मैं तो कटायन बोला भी नहीं था, मैंने अनायन ही बोला था, सिर्फ वही पढ़ गया। हाँ, बोला कि हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल में भी तो 2 बार हाइड्रोजन, 2 जगह उसका हाइड्रोजन। हाँ, पर ट्राइनाइट्रोफिनॉल है भाई अल्टीमेटली, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नो डाउट, लेकिन उसमें -n 3 ग्रुप लगे हैं। अभी भी तो ये मेटा से कम नहीं हो रहा है, अभी भी ये ऑर्थो ज्यादा ही है मेटा से, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, एसिडिक तो होगा ही ना। ठीक है, ये ट्रेंड याद रहेगा। अब देखो यार, देयर आर सम थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड मैथमेटिकली। जैसे ये डेफिनेटली मुझे भी समझ में आता है कि आपके मन में डाउट आता होगा कि सर आपने बोला था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी OH की वजह से अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट में, अनायन में, तो आपने बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, और जब रिएक्टेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो आप ये नहीं कह रहे हो कि सबसे कम एसिडिक हो, आप कह रहे हो कि वो ऑर्थो जो है वो पैरा से कम हो जाएगा। तो अगेन इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्चुअली वी नो द ट्रेंड, बिकॉज वो तो pH pK वैल्यू से आता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ तो K वैल्यू से आता है। हम थ्योरेटिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हैं जिससे हमें याद रह सके, जिससे हम एक्सप्लेन कर सके किसी को, राइट। तो उसका सिंपल लॉजिक ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, इसका कोई मैथमेटिकल तरीका तो है नहीं भाई पता करने का, है ना। हाँ, ये बात है कि अगर कोई ऑलरेडी अनस्टेबल है और उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये पक्का है, राइट। कि किसी अनस्टेबल कंपाउंड की स्टेबिलिटी कोई बढ़ा दे तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है उसकी कोई स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। मीनिंग जो न्यूट्रल है ऑलरेडी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट उतना नहीं होगा जितना अनायन में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और फैक्टर होता था, डोनर की डोनेटिंग एबिलिटी और एक्सेप्टर की एक्सेप्टिंग एबिलिटी, याद है आपको। अब एक्सेप्टर तो सब में H ही है भाई, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, डोनर क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन में O- डोनर है, और इधर वाले में क्या था, न्यूट्रल, राइट। तो डोनर की डोनेटिंग एबिलिटी उधर ज्यादा थी, तो इसलिए उससे इंपैक्ट भी ज्यादा आ रहा था। बट ये सब चीजों को दिमाग में रखने से अच्छा है कि आप ट्रेंड याद रख लो कि इसमें बस एक पोजीशन शिफ्ट होता है
और उसमें पूरा ही एंड में आ जाता है, मतलब बिगिनिंग में आ जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजों को एक बार सोचो, समझो, ब्रेक के बाद में वापस डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये ऐसे नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने, बेसिकली हमने समझ पहले लिया, अब ये सब इधर लिखा हुआ है ना, जब जाओगे ना यहाँ पे सब ये जो मैंने अभी बताया वो लिखा है, यहाँ पे माइनस क्या होता है एसआईआर इफेक्ट वो है, सब लिखा है एसआईआर इफेक्ट वगैरह। ये रहे वो ग्रुप जो तुम कर रहे हो क्वेश्चन में, कि जैसे ये था, ये ट्रेंड आया था तुम्हारा, ये था, ये ट्रेंड आया था, ये सब वही ग्रुप्स है। इधर मैंने बोला था ऑर्थो मेटा लगभग बराबर होते हैं, वही वाला है इधर। और फिर नीचे जाओगे तो फिनॉल का भी मिलेगा, ये देखो फिनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा पहले मतलब बाद में आ गया, बाकी सब। तो तुमने ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया, अब उसको हम एज अ टॉपिक लिख लेंगे डिटेल में, है ना। बस फिर करते हैं ब्रेक के बाद इसको।